पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज सोमनाथ मंदिर में आयोजित अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर भव्य अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी भगवान सोमनाथ की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही सोमनाथ मंदिर के इतिहास में पहली बार मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर पर कुंभ अभिषेक भी किया जाएगा। इसके लिए 11 तीर्थों के पवित्र जल से 8 बाय 9 फीट के विशेष कलश से अभिषेक होगा। इस दौरान 51 ब्राह्मण अतिरुद्र पाठ और वैदिक मंत्रोच्चार करेंगे, तो वहीं महारुद्र यज्ञ में 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएंगी। साथ ही ध्वजारोहण कार्यक्रम भी होगा। इसके बाद सोमनाथ मंदिर के गौरव के सम्मान में भव्य एयर शो होगा, क्योंकि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का एक अटूट संकल्प है। तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम कहे जाने वाले सोमनाथ महादेव के दरबार में सोमनाथ अमृत पर्व अब मनाया जा रहा है। इस अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण जो है वो मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर पर होने वाला पहला कुंभ अभिषेक होगा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ महादेव के दरबार में सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है। 75 साल पहले भारत के आध्यात्मिक इतिहास की इस विरासत को फिर से संवारा गया। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस भव्य मंदिर का उद्घाटन किया था। आज जब 75 साल पूरे हो रहे हैं, तब भव्य महोत्सव मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर आज पीएम मोदी खुद सोमनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। आज पीएम मोदी हेलीपैड से लेकर मंदिर तक रोड शो करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए रास्ते के दोनों तरफ भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक भी दिखेगी। देश भर से आए कलाकार पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष, भगवान सोमनाथ जी के प्रखर भक्त, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी स्वयं सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेने यहाँ आ रहे हैं। एक शिव भक्त के तौर पे जब वो ये पधार रहे हैं, तो लाखों की जनसंख्या में लोग यहाँ पे भगवान सोमनाथ जी के दर्शन एवं प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियां भी की गई है। सोमनाथ मंदिर पहुंचने के बाद अमृतसर महोत्सव के मौके पर पीएम मोदी भगवान सोमनाथ की विशेष पूजा करेंगे। ओम कर्णाजामा अवलिता रौद्रा नभो रूपा आर्जन्या। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मंदिर के शिखर के कुंभाभिषेक, ध्वजारोहण और एयर शो में शामिल होंगे। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अमृत महोत्सव, और आप देखिए किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। जब प्रधानमंत्री इस दिग्विजय द्वार से सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऋषि कुमार जो हैं, ये डमरू बजाकर और श्लोक का मंत्रोच्चार करके प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो आप देखिए इस तरह से कतार में अलग अलग इलाकों से आए जो आर्टिस्ट हैं वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग इलाकों से जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। यज्ञशाला से
मंत्रोच्चार होगा। और आपको बता दें कि पूरा प्रांगण जो है करीब 100 मीटर का रन है यहाँ, और ये पूरा 100 मीटर का जो इलाका है वो यहाँ पे देखेंगे आप। मैं आपको पूरा इलाका अगर दिखाऊं, ये पूरा इलाका जो है यहाँ पे सामने से जब प्रधानमंत्री अपनी खुली जीप में एंटर करेंगे तो यहाँ पे आर्टिस्ट जो हैं वो उनका स्वागत करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभाभिषेक में शामिल होंगे। सोमनाथ मंदिर के इतिहास में पहली बार 90 मीटर ऊंचे शिखर पर कुंभाभिषेक किया जाएगा। यह ऐतिहासिक अनुष्ठान 11 तीर्थों के पवित्र जल से पूरा होगा। इसके लिए 8 बाय 9 फीट के विशेष कलश से अभिषेक किया जाएगा। इस दौरान 51 ब्राह्मण अतिरुद्र पाठ और वैदिक मंत्रोच्चार करेंगे। वहीं महारुद्र यज्ञ में 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जाएंगी। सरदार पटेल के जो संकल्प थे, सरदार पटेल का जो संकल्प था एक भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज वो भव्य सोमनाथ का मंदिर जिसकी दिव्यता यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा विश्व जो है वो अनुभव करता है। सामने अगर आप देखें करीब 1500 जितने जो स्वर्ण कलश इस पे लगा दिए गए हैं, और ऊपर वहाँ पे आप देख सकते होंगे ये जो क्रेन है इसके जरिए कुंभ अभिषेक भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री जब पहुँचेंगे तो सबसे पहले वो महापूजा करेंगे और उसके बाद फिर बाहर आकर के यहाँ कुंभ अभिषेक किया जाएगा। अमृत महोत्सव को भव्य बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम एयर शो करेगी। शो की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी, जब सूर्य किरण टीम रंगीन धुएं के जरिए विशाल भारतीय तिरंगा बनाएगी जो राष्ट्र की शक्ति और एकता का प्रतीक होगा। सूर्य किरण टीम डायमंड फॉर्मेशन और क्लोज फॉर्मेशन में सोमनाथ मंदिर के ऊपर उड़ान भरेगी। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाले लूप्स और रोल्स जैसे कई शानदार हवाई प्रदर्शन भी होंगे। जामनगर एयरबेस से 6 हॉक MK-132 फाइटर जेट 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए पायलट आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस वक्त इसी प्रांगण में यहाँ के लोग बताते हैं कि 101 तोपों की सलामी दी गई थी, और इस बार जब ये प्राण प्रतिष्ठा पर्व जो है इसका अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तब उससे भी ज़्यादा बड़ा जो है एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री हेलीपैड से लेकर के रोड शो की शक्ल में यहाँ आएंगे और उसके बाद मंदिर में जो है यहाँ महापूजा की जाएगी। और फिर आप देखिए हमारी वायुसेना जो कि विश्व भर में अपना लोहा मनवा चुकी है, उसके जाबाज जो सिपाही हैं एयरफोर्स के, उसकी सूर्य किरण ब्रिगेड के जो ये स्क्वाड्रन है वो यहाँ पे अपना जल जो है ट्रिब्यूट एक अलग ही अंदाज में प्रेजेंट करेगी, और कई अद्भुत फॉर्मेशन जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे, जिसमें भगवान शिव की आराधना से भी समर्पित जो है आपको बता दें कुछ झलकियाँ होंगी। हमें बताया गया है कि एक त्रिशूल का फॉर्मेशन जो है वो भी आकाश में यहाँ पे जो है फॉर्म किया जाएगा इस सूर्य किरण स्क्वाड्रन के द्वारा। और इसके अलावा वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनके ज़रिए मंदिर पर पहले पुष्प वर्षा की जाएगी और उसके बाद फिर होगा ये भव्य एयर शो, जो कि इस राष्ट्रीय सम्मान के सबसे बड़े प्रतीक, एक सामूहिक साहस का जो सबसे बड़ा प्रतीक है ये, उसको एक जो है बिफिटेड ट्रिब्यूट यहाँ पर जो है सूर्य किरण ब्रिगेड के द्वारा दिया जाएगा। सोमनाथ मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और पुनर्जागरण का प्रतीक भी माना जाता है, जिसकी ज्योति कभी बुझाई नहीं जा सकी। हमारे राष्ट्र के पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका सबसे बड़ा प्रतीक है, और आज शायद इसके जरिए एक सबसे बड़ा मैसेज ये भी दिया जाएगा कि अब हम इतने सशक्त हैं
कि कोई हमारे इन प्रतीकों पर कभी आक्रमण नहीं कर पाएगा। आप समझिए कि एक ऐसा सम्मान जिसके लिए ये मंदिर, ये जो हमारा राष्ट्रीय स्तंभ है, ये सदियों तक वंचित रहा, अब जाकर के उसे ये सम्मान मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संकल्पना है उसके जरिए आज ये मंदिर जो है ये विश्व फलक पर सबसे टॉप पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हो, इंसान का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री सोमनाथ महादेव की। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने बताया कि कैसे पीएम मोदी का स्वागत होगा, किस तरह से पूरी व्यवस्था को अंजाम दिया जाएगा। हर्ष सांघवी से बात की इंडिया टीवी के सीनियर एसोसिएट एडिटर निर्णय कपूर ने। सदियों से कई आक्रमण और विध्वंस झेल चुके और फिर पुनर्जीवित हुए हमारी शाश्वत और अविनाशी परंपरा के प्रतीक सोमनाथ मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा का अमृत महोत्सव होने जा रहा है, तब यहाँ पे जिस प्रकार का माहौल है, उत्सव का माहौल है, किस प्रकार से ये सेलिब्रेशन किया जाएगा, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं जो पूरी तैयारियों का जायज़ा भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुँचेंगे सुबह यहाँ पे और जिस प्रकार का हम माहौल यहाँ पे देख रहे हैं, क्या लगता है ये उचित सम्मान है जिसका इंतज़ार ये टेम्पल वर्षों से कर रहा है? सोमनाथ ये सनातन धर्म की सबसे बड़ा प्रतीक है। सोमनाथ पे अलाउद्दीन खिलजी हो या अनेक लोगों द्वारा एक के बाद एक हमले जरूर किए। सोमनाथ की दीवारों को तोड़ पाए, सोमनाथ की कई जगह पे इमारतों को भी तोड़ पाए, लेकिन ये अनेक हमलों ने आज तक सोमनाथ की आस्था को कभी ठेस नहीं पहुंचा पाए। हमले होते आए, सोमनाथ उससे भी मजबूताई के साथ फिर से प्रस्थापित हुआ। सोमनाथ अमृत महोत्सव की तैयारियां पुरजोश में हो रही है। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भगवान सोमनाथ जी के प्रखर भक्त, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी स्वयं सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेने यहाँ आ रहे हैं। एक शिव भक्त के तौर पे जब वो ये पधार रहे हैं तो लाखों की जनसंख्या में लोग यहाँ पे भगवान सोमनाथ जी के दर्शन एवं प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियां भी की गई है। एक ऐतिहासिक दिन, खास तौर पे सनातन धर्म की बात हो या सोमनाथ मंदिर की बात हो या सोमनाथ के हजारों साल के जो इतिहास है, उसमें कल का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। बिल्कुल। और आपने जैसे बात की, इस पर जितनी बार भी विध्वंस हुआ, हमने देखा मिडीवल पीरियड में तो सबसे ज़्यादा ये आतताइयों का आतंक रहा, लेकिन आज़ादी के बाद भी ये जो है उन विरोध से कभी वंचित नहीं रहा। हमने देखे प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि उसका अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस वक्त के प्रसंग हमने देखे। खुद प्रथम प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने राष्ट्रपति से मना किया कि आप नहीं जाएं इसमें, और उसी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत लंबे समय तक ये नेपथ्य में रहा और शायद इसे जो इसकी ग्लोरी मिलनी चाहिए थी वो कई सालों तक नहीं मिली। देखिए, इतिहास के पन्नों पे आज भी ये सब चीज़ें लिखी गई हुई हैं। भगवान सोमनाथ जी जो देश की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, पहला ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार के समय जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को
ये मंदिर के जीर्णोद्धार को रोकने के लिए जिस प्रकार से दबाव बनाया गया, इसी से ये सब लोगों की मानसिकता वो एकदम स्पष्ट होती है। राजेंद्र प्रसाद जी को भी या आते हुए रोकने में प्रयास किया गया था। वो दिन भी देश के नागरिकों ने देखा था। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो स्वयं सोमनाथ के ट्रस्ट के अध्यक्ष के तौर पे सोमनाथ की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने में, उसको और मजबूत करने में, उसी के साथ नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ लाखों भक्त को किस प्रकार से सुविधा मिले उसके लिए खुद कार्य कर रहे हैं। एक तरफ हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचार भी देखे थे और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी खुद पधार रहे हैं। साथ में वायु दल के विमानों के मार्फत सोमनाथ दादा को सलामी देने के लिए अनेक विमान दल यहाँ पे खुद आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एक इस बात का भी परिचायक है कि अब हम इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि अब इस सोमनाथ मंदिर की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकते। देखिए, गजनी के महमूद ने जिस प्रकार से सोमनाथ पे हमला किया था, आज गजनी की हालत क्या है वो देखिए और सोमनाथ देखिए आप। यहाँ पे हर रोज लाखों भक्त आते हैं। आपने प्रधानमंत्री के योगदान की बात की, क्या आप ये मानते हैं कि 2001 में जब उनका मुख्यमंत्री बनना और शायद किसी को भी तब तक याद भी नहीं था और उन्होंने फिर जब स्वर्ण महोत्सव मनाया वो एक टर्निंग पॉइंट था? 2001 में प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही 24वें दिन में उन्होंने ये खास तौर पे सुवर्ण अवसर का ये कार्यक्रम यहाँ पे किया गया था, जिसमें तब के प्रधानमंत्री अटल जी भी वो कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। आखिरी सवाल, नेहरू जी ने उस वक्त जब आए थे राजेंद्र बाबू, तब बाद में भी पत्र लिखकर ये कहा था कि इसकी वजह से इंडिया की जो इमेज है वो एक एथनिक स्टेट के तौर पे देखी जाएगी वर्ल्ड में। आज आपको क्या लगता है, कैसे देख रहा होगा? देखिए, हमें हमारी संस्कृति छुपानी नहीं होती है, हमें हमारी संस्कृति को और उजागर करना है। ये मोदी जी से लोगों को सीखना चाहिए। सोमनाथ धाम में हो रहा अमृत महोत्सव कई मायनों में खास है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी पीके लहरी से बात की इंडिया टीवी के सीनियर एसोसिएट एडिटर निर्णय कपूर ने। हमारे साथ पीके लहरी साहब हैं जो ट्रस्टी भी हैं इस ट्रस्ट और मंदिर के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। गुजरात सरकार के पूर्व मुख्य सचिव भी रहे हैं, उस नाते भी काफ़ी जुड़ाव रहा होगा। तो मैं सबसे पहले लहरी साहब ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इस मौके पर, और जैसे मैंने बताया कि कोइंसाइड कर रहा है ये इस पर आक्रमण के 1000 साल का, आज जब हम इस भव्यता को अनुभव कर रहे हैं, इस तरह से जो भव्य तरीके से मना रहे हैं इस महोत्सव को, आप पहले तो किस प्रकार की अनुभूति कर रहे हैं और कैसे देखते हैं? प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर के विध्वंस होते रहे, उसका पुनर्निर्माण होता रहा। उसी हकीकत को ध्यान में रखते हुए अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री और हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र भाई मोदी ने इसको स्वाभिमान पर्व के रूप में जनवरी से सेलिब्रेशन शुरू करवाया और वो 1 साल चलने वाला है। और आपने कहा ऐसे आज अमृत महोत्सव की जब घड़ी आ रही है तो उसी घड़ी पर फिर अमृत महोत्सव का भी सेलिब्रेशन होना है। और अमृत महोत्सव का जैसे आपने बताया महत्व इसलिए है कि कई विरोध के बावजूद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन राष्ट्रपति पधारे तो उन्होंने अपने प्रवचन में यही बात कही थी कि विनाशकारी शक्तियों से सृजनात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ज़्यादा रहता है। आज ही मैंने उनकी ग्रैंड डॉटर से बात की। उनके पिताजी ने, राजेंद्र प्रसाद के पुत्र ने भी एक इसी तरह क्या क्या हुआ था उसको राजेंद्र प्रसाद के मुंह से जो सुना था उसी को लिखा है। मैंने वो किताब भी मंगवाई है। और हम सब जो वंशज हैं, ये 75 साल पहले जिन्होंने अनन्य प्रदान किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई की इच्छा है उन लोगों का भी संपर्क किया जाए, उनको प्रसाद भेजा जाए, उनको दर्शन करने के लिए निमंत्रित किया जाए। तो
उस वक्त जो कंट्रोवर्सी रही उसको आप कैसे देखते हैं? क्या जो पंडित नेहरू के विचार थे उसकी वजह से हमने देखा इतने सालों तक ये एक तरह से नेपथ्य में चला गया ये मंदिर। आज़ादी के बाद कांग्रेस में भी दो तरह की विचारधाराएं थी। एक विचारधारा थी कि जब धर्म के नाम बंटवारा हुआ है तो विधर्मियों को भारत में रहने देने का कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके सामने उन्होंने कहा कि दूसरे लोग कम्युनल हो सकते हैं मगर हमारे देश की परंपरा के मुताबिक हम लोग कुछ उदार रहे। वो उदारता और हकीकत जो भूमिगत थी उनके बीच का जो संघर्ष था वो काफ़ी समय तक चल रहा, आज भी छुटपुट वो चल रहा है। मगर अब एक बात धीरे धीरे स्वीकार हुई। राम जन्मभूमि में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने अलग बात की। मेन बात तो ये थी कि मेरा कोई अभी पर्स छीन ले तो मुझे वो वापस ले लेने का हक है, और जब किसी को भी मिल जाए तो मेरा हक तो बना रहता है। जो रेस्टिट्यूशन कहते हैं उस हिसाब से जो जजमेंट आता तो मेरे ख्याल से ये जो अभी भी जो कहाँ प्रश्न है वो निराकरण कर पाते। मिडिल ईस्ट के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से बड़ी अपील की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक रैली में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र भी किया और कहा कि आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पीएम ने बताया कि पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं और इसे खरीदने में कई गुना विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। रैली के दौरान पीएम ने चिंता जताई कि भारत पर इस वैश्विक संकट का असर सादा है। हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। पीएम ने कोरोना से निपटने के तरीकों की याद दिलाते हुए कहा कि आज हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। पीएम ने 1 साल तक सोना ना खरीदने की भी अपील की है और विदेशों में छुट्टियां मनाने की प्लानिंग कर रहे लोगों को भी सलाह दी है कि वो फिलहाल बाहर जाने का प्रोग्राम टाल दें। मिडिल ईस्ट के संकट का भारत पर असर। जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है। पीएम मोदी की अपील, तेल महंगा, खपत कम करो। दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। पीएम ने बताया कैसे बचेगा पेट्रोल डीजल। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। विदेश यात्रा टालें, विदेशी मुद्रा बचाएं। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच पीएम मोदी देश को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। ऐसे में पीएम मोदी ने देश से कमर कसने की अपील कर दी है। पीएम मोदी ने हैदराबाद की रैली में कहा कि विदेशी मुद्रा बचानी है। इसके लिए उन्होंने देश से अपील की है कि पेट्रोल डीजल बचाएं, कार पूलिंग करें, खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, 1 साल तक सोना न खरीदें, रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खेती अपनाएं, विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टाल दें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई 95% तक कम हो गई है। जहाज अटके पड़े हैं। जहां पहले 120 जहाज रोज हॉर्मुज को पार करते थे, वहां अब केवल 4-5 जहाज ही इसे पार कर रहे हैं। भारत ने इस टेंशन के बीच अपनी सप्लाई को ज्यादा प्रभावित नहीं होने दिया, लेकिन अब पीएम ने कह दिया है कि आने वाले वक्त के लिए तैयार हो जाएं। पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है।
और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। भारत में पेट्रोल और डीजल की जितनी खपत होती है उसका 90% हिस्सा इंपोर्ट होता है। भारत ने इसी साल मार्च में करीब 18.9 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात किया, जिस पर $11.7 बिलियन खर्च किए गए। अगर कीमत 10% भी बढ़ी तो लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। पीएम मोदी ने ऐसे वक्त में अपील की है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्थिति में है और लगभग 690 से 703 अरब डॉलर के बीच उतार चढ़ाव कर रहा है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसे पीएम ने भांप लिया है, इसलिए देश को तैयार किया जा रहा है। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर
जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। पीएम मोदी ने हर उस पहलू पर अपील की है जिसके इंपोर्ट पर विदेशी मुद्रा खर्च हो रही हो। इसमें गोल्ड का सबसे अहम रोल है। भारतीय घरों और मंदिरों में 50,000 टन सोना रखा है। इसकी वैल्यू करीब $10 ट्रिलियन है। भारतीयों के पास इतना सोना है जो अमेरिका और चीन को छोड़कर दुनिया के लगभग हर देश की सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है। भारत ने पिछले 1 साल में करीब 721.03 टन सोना आयात किया। इसे इंपोर्ट करने के लिए 71.98 अरब डॉलर खर्च किए गए। सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन भारत में इसकी खपत भी बढ़ती जा रही है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पीएम मोदी भारत की इकोनॉमी को दुनिया में चल रही अस्थिरता से बचाने का रोड मैप दे रहे हैं, ताकि तेल की बढ़ती कीमतें देश की तरक्की पर खराब असर न डाल सके। बंगाल के सीएम पद की शपथ लेने के बाद आज से शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन मोड में हैं। आज सीएम शुभेंदु बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बैठकें करने वाले हैं, जिसमें चुनाव के बाद होने वाली हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा और राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी। तो वहीं शाम 5 बजे प्रदेश के डीजीपी और सभी जिलों के एसपी के साथ होने वाली मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी कई बड़े फैसले ले सकते हैं और पुलिस प्रशासन को कड़े निर्देश दे सकते हैं। उससे पहले दोपहर 12:30 बजे शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के डीएम के साथ मीटिंग करेंगे। तो वहीं दोपहर 1:30 बजे पार्टी के नवनिर्वाचित एमएलए के साथ मीटिंग भी करेंगे। मैराथन मीटिंग के बीच आज बंगाल में मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो सकता है। तो नई सरकार की पहली अनौपचारिक बैठक की भी संभावना है। तो इधर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कामकाज शुरू करने से पहले हावड़ा स्थित नंदा सचिवालय रविवार शाम भगवा रोशनी से जगमगा उठा। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर झूमते कार्यकर्ता, मंदिरों और मठों में घूम घूम कर आभार जताते सीएम शुभेंदु अधिकारी और भगवा लाइटिंग से जगमग बंगाल सरकार के सचिवालय नबन्ना भवन की ये तस्वीर बदले हुए बंगाल की वानगी पेश कर रही है। आज से सीएम शुभेंदु अधिकारी अपने सोनार बांग्ला के लक्ष्य को हासिल करने के लिए फुल एक्शन में दिखाई देने वाले हैं। आज शुभेंदु अधिकारी दोपहर 12:30 बजे सभी जिलों के डीएम के साथ मीटिंग करेंगे।
दोपहर 1:30 बजे बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक होगी, तो शाम 5 बजे शुभेंदु नबन्ना भवन में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इस मीटिंग में राज्य के डीजी, सीपी और एसपी शामिल होंगे। बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी की पुलिस प्रशासन के साथ ये पहली मीटिंग होगी। इस मीटिंग में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा और राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर शुभेंदु कड़े निर्देश दे सकते हैं। आज मैराथन बैठकों के साथ शुभेंदु अधिकारी बंगाल मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी कर सकते हैं। तो वहीं आज ही नई सरकार की पहली अनौपचारिक बैठक होने की संभावना है, जबकि आधिकारिक कैबिनेट बैठक शुक्रवार को राज्य सचिवालय नबन्ना में आयोजित की जा सकती है। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी के सामने सोनार बांग्ला का बड़ा लक्ष्य है, तो वहीं अब बीजेपी बड़ी जीत के बाद चुनावी वादे पूरे करने का संकल्प ले रही है। बंगाल में 15 साल जो लॉलेसनेस था, जिस तरह से बार बार यहाँ पर संविधान को भूल लुंठित किया गया, जिस तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को कोलैप्स किया गया, उसमें सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की नेतृत्व और तृणमूल कांग्रेस के लीडरशिप ही थे, ऐसा नहीं। उसमें और भी जो लोग संविधान का शपथ लेते हुए भी अपना शपथ भूल गया, अपना प्रतिज्ञा भूलकर जो टीएमसी का दलदास मानकर कार्य किया, निश्चित रूप से हम लोग उन लोगों का लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं और जो जैसे कार्य किया है उसका वैसे अंजाम भी उनको भुगतना होगा। और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि बंगाल में हम लोग किसी भी प्रकार का अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और टेररिज्म के प्रति, गुंडागर्दी के प्रति हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। नई सरकार को बहुत ज्यादा काम करना है। नई सरकार को जितना भी वादा किया, अभी तो वो लोग बोलते थे ना कि डबल इंजन, तो डबल इंजन को डबल सब कुछ देना पड़ेगा। हम लोग टीएमसी जो है, तृणमूल कांग्रेस, माटी मानुष, यानी कि मिट्टी से हम लोग जुड़े हैं और मिट्टी से हम लोग जुटते रहेंगे। पथ ही पथ देखाबे आमादेर, रास्ता ही रास्ता देखाए। आज से शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन में दिखने वाले हैं। उससे पहले ममता बनर्जी की टीएमसी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी के प्रवक्ता रहे रिजू दत्ता को पार्टी ने निलंबित कर दिया, तो वो खुलकर टीएमसी की हार पर ममता पर प्रहार कर रहे हैं। बच्चे लड़के दूसरे राज्य के वो सांसदों को, विधायकों को, हम लोगों को सिखा रहे हैं कि क्या करना है, क्या बोलना है। वो हमें मैसेज भेज रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ऐसे गाली दो, उनके पापा का नाम लेके गाली गुप्ता करो। आईपैक के लोग। मेरा व्यक्तिगत आपको कहानी बता रहा हूं। प्रतीक जैन से मैं मिला, मेरा टिकट कंफर्म हो गया था डेबरा, पश्चिम मेदिनीपुर, गोदरेज वाटर साइड में उनका ऑफिस है। उनके ऑफिस से मैं निकला, उनके ऑफिस के बाहर ही दूसरा एक अर्जुन बोल के कोई व्यक्ति है, उसका ऑफिस है। वो शायद मेरे पे डिफेमेशन केस भी कर सकता है क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है। उसने मेरे को बोला टिकट चाहिए तो 50 लाख देना पड़ेगा। मैंने पार्टी को भी नहीं बोला, डर के वजह से, क्योंकि दीदी और अभिषेक जी को इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि कैसे आप दोनों के रहते हुए एक बाहर की संस्था पूरा एक पार्टी को कैप्चर कर लिया। जब प्रतीक जैन के घर पे रेड हुआ, दीदी दौड़ के गई अपना डेटा लेने के लिए कि मेरा पार्टी का डेटा। आज दीदी के नाम पे सुप्रीम कोर्ट पे ईडी का केस चल रहा है। केस का कुछ इधर उधर हो गया तो दीदी को जेल भी हो सकता है। आईपीएस श्री अजय पाल शर्मा जी को ये सीधी तरह कहना चाहता हूं कि जो भी बातें मैंने कही थी वो एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ के पार्टी का लाइन पकड़ के मैंने कहा था। कोई ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, ना ही मेरे साथ आपका कोई व्यक्तिगत विवाद है। और मैं उस शब्दों के लिए, जो शब्द मेरे मुंह से निकला था, भले ही मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, उस शब्दों का व्यवहार करने के लिए और वो शब्द आपके खिलाफ यूज करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं। टीएमसी के अंदर घमासान शुरू हो चुका है। पार्टी के नेता हार के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक पर उंगली उठा रहे हैं। बीजेपी टीएमसी की इस अंदरूनी लड़ाई को सतर्कता से देख रही है। देखिए, पहले तो ये तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। किसी का किचन में क्या पक रहा है उसका खुशबू लेना बीजेपी का काम नहीं है।
हम डे वन से यही बोलते आए हैं कि तृणमूल कांग्रेस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी। पुलिस और कोई एजेंसी से सरकार नहीं चल सकते। तृणमूल कांग्रेस का नैरेटिव एक ही था, उसका फिलोसॉफी एक है, जो जीता वो सिकंदर, बूथ पे लीड चाहिए, चाहे जैसे भी हो लीड चाहिए। और पूरा पार्टी को नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल की समाज को वो एक खुला बाजार बना दिया। तो बाजार में लोग रुपया लेगा नहीं लेगा ये तो सीधी सी बात है, और इसी का कारण तृणमूल चले गए। उसको जाना ही था, तृणमूल कांग्रेस का लाइफ साइकिल खत्म हो चुका। अभी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से कोई काम नहीं बनता। बंगाल में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी बड़ी है और शुभेंदु अधिकारी के एक एक एक्शन में बंगाल की बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पर लाने की जिद दिखाई देने वाली है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मंदिरों से कब्जा हटाने का काम अब शुरू हो गया है। बीरभूम के रामपुर हाट में श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के भोगघर को कब्जा मुक्त कराया गया। बीजेपी की पहल पर भोगघर का ताला खुलवाया गया और मंदिर समिति को सौंप दिया गया। मंदिर का निर्माण 1990 में स्थानीय लोगों ने चंदा जुटाकर कराया था, लेकिन कुछ सालों बाद टीएमसी के गुंडों ने मंदिर के भोगघर पर कब्जा कर लिया और उसे टीएमसी का ऑफिस बना दिया। जब ताला खोला गया तो अंदर टीएमसी का ऑफिस के सेटअप था और दीवार पर ममता बनर्जी की तस्वीर भी लगी हुई थी। भोगघर कब्जा मुक्त होने के बाद स्थानीय लोग मिठाई बांटकर जश्न मनाते हुए नजर आए। – 2027 चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, तो 2 मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रविवार को लखनऊ के लोक भवन में 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिन 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें से 5 दलित और ओबीसी समाज से हैं, जबकि 1 मंत्री ब्राह्मण हैं। योगी कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों और प्रमोशन पाने वालों में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र दिलेर, कैलाश राजपूत शामिल हैं, तो सोमेंद्र तोमर और अजीत सिंह पाल का प्रमोशन हुआ है। सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत ही मंत्रिमंडलों के गठन, विधानमंडलों के गठन होते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब समाजवादी पार्टी लगभग समाप्तवादी पार्टी की ओर आगे बढ़ रही है और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग संगठित होकर 300 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आए। आभार प्रकट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी पार्टी का, कि जिसने एक नई जिम्मेदारी और ये मौका हमें दिया है। और मेरा पूरी तरीके से ये मानना होगा और मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे, पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे। योगी कैबिनेट में शामिल नई मंत्री कृष्णा पासवान ने आंगनबाड़ी केंद्र से राज्य मंत्री तक का सफर तय किया है। कृष्णा पासवान दलित हैं और फतेहपुर के खागा से विधायक हैं। कृष्णा पासवान ने अखिलेश के पीटीए पर पलटवार भी किया है। मैं पहले एक साधारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी। अब जब सुरक्षित सीट हुई तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ढूंढ करके लाई और चुनाव लड़ाने के बाद मैं सन 95 में खिसान वार्ड से चुनाव लड़ी और चुनाव जिला पंचायत का जीती। इसके बाद दोबारा फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाई, दोबारा गाजीपुर वार्ड से चुनाव लड़ाई में गाजीपुर वार्ड से भी चुनाव जीती। फिर 2002 में मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ी, पर सब ये मेरे कार्यकर्ताओं की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है कि मुझे एक जमीन एक किसान के घर की बेटी को उठा करके यहाँ तक लाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, किसी दल में नहीं है। आपको लगता है जो अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला है उसमें जो पिछड़ा दलित है वो लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में जो अगले साल है समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन में जाएगा? देखिए वो पीडीए बनाए हैं
पर पीडीए में कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। जो भी ट्वीट कर रहे हैं वो अब क्या करें, कुछ उनके लिए बोलने के लिए नहीं है। वही योगी कैबिनेट विस्तार को लेकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने तंज कसा है। अजय राय ने कहा कि ये मंत्रिमंडल विस्तार दिखावटी और बनावटी दिख रहा है। इसका कोई अर्थ नहीं है। ये जनता को केवल और केवल भ्रमित करने के लिए, ठगने के लिए किया गया है। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से सरकार फेल है। 2027 में इनको जाना है, जनता इनको उखाड़ कर फेंक दे। अपनी फेलियर को बचाने के लिए मंत्री बनाए हैं, पर जो मंत्री बने हैं ये को दिखावटी है, बनावटी लोग। आप अंदाजा लगा लीजिए, निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री 24 घंटा में 16 घंटा 12 घंटा काम कर रहे हैं, तो उनके मंत्रिमंडल के लोग भी काम कर रहे हैं। आदि योगी महाराज जी भी काम कर रहे हैं, तो उनके भी मंत्रिमंडल के लोग काम करेंगे। कोई समय कम नहीं, सब काम हम लोग कर रहे हैं। जितना समय उससे ज्यादा काम हम करके दिखाएंगे। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज सुबह 10:15 बजे सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। दरअसल सोमनाथ अमृत महोत्सव सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने के अवसर पर मनाया जा रहा है। पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में विशेष यज्ञ में आहुति देंगे। उसके बाद कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। सोमनाथ मंदिर में सुबह 11 बजे एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम फ्लाई पास्ट करेगी। इसके बाद पीएम मोदी वडोदरा पहुंचेंगे, जहां वो शाम 6 बजे सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ऊर्जा संकट के बीच देशवासियों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। पीएम मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए भी लोगों से 1 साल तक सोने के गहने न खरीदने की भी अपील की। पीएम ने कोरोना काल की तरह वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स फिर से शुरू करने को कहा, ताकि देश युद्ध के आर्थिक प्रभावों से सुरक्षित रह सके। पीएम ने कहा कि पिछले 2 महीनों से हमारे पड़ोस में जंग चल रही है, जिसका असर दुनिया के साथ साथ भारत पर भी पड़ा है। तमिलनाडु में 17वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो जाएगा। सुबह 9:30 बजे चेन्नई स्थित सचिवालय के विधानसभा कक्ष में नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। वहीं तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 12 मई को होगा। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में रविवार को शपथ लेने के बाद विजय ने अपने चुनावी वादों को पूरा करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने 3 ऑर्डर पर साइन किए। इसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली, नशीली दवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे अहम फैसले शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह एक्शन में आ गए हैं। बंगाल में कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए शुभेंदु पुलिस अधिकारियों के साथ आज मीटिंग करेंगे। बताया जा रहा है कि ये मीटिंग शाम 5 बजे नबन्ना सभागार में होगी। इस मीटिंग में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा और राज्य के कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी। आईपीएल में मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। रविवार को रोमांचक मुकाबले में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 166 रन बनाए। 167 रन का टारगेट बेंगलुरु ने 20 ओवर में 8 विकेट पर हासिल कर लिया। आखिरी ओवर में आरसीबी को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। आखिरी 3 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे और भुवनेश्वर कुमार ने छक्का जड़ दिया। आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर आरसीबी ने मुकाबला जीत लिया।